नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्जाम आपका 29 जून को होना है, उसकी तैयारी के लिए आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। अंतिम समय में आपको अपने नोट्स को कंप्लीट करना चाहिए और कुछ मॉक टेस्ट को भी हल करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जिसमें आपको जो 50 नंबर का सेक्शन है वो करवाने वाला हूं। यूपी जीके और कंप्यूटर का मैं अलग से करवाता हूं। डीआई आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। 15 नंबर की डीआई है, 35 नंबर का आपका कंप्यूटर और यूपी जीके है और 50 नंबर का आपका पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो जो 50 नंबर का है उसका प्रैक्टिस सेट आज मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की या आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोट्स की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां से आपको सभी कंटेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, सुव्यवस्थित रूप में मिल जाएंगे। फिर चाहे कंप्यूटर हो, चाहे यूपी जीके हो या फिर आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन हो, लोअर पीसीएस वाला कंटेंट हम आपको वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम भाग 1 कंप्लीट करेंगे आज के मॉक टेस्ट का। और पहला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम एक्ट के प्रावधानों के तहत किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। कौन सी धारा के तहत किया गया है, कमेंट करके आप बताइएगा। इसका गठन 22 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। बाद में इसे वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए। अगला प्रश्न है आपका कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना है? अभी मैंने आपको बताया है वर्ष 1981। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और कमी करना है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत ध्वनि को भी यानी कि शोर को भी वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है आपका धारा 5। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार को लिखित निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इन निर्देशों में किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध करने या विनियमित करने का अधिकार शामिल है। बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति रोकने का निर्देश भी इस धारा के तहत दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यों का वर्णन जल अधिनियम 1974 की किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 17 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 17 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यों से संबंधित है। इन कार्यों में राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में सलाह देना शामिल है। सीवेज और व्यापारिक बहिस्राव के उपचार के लिए किफ़ायती और विश्वसनीय तरीकों का विकास करना भी इसका मुख्य कार्य है। धारा 16 केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है और धारा 17 राज्य सरकार के बोर्ड के कार्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि जल अधिनियम 1974 के तहत यदि कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जल अधिनियम की धारा 41 के तहत यदि कोई व्यक्ति धारा 20(2) और 3 या धारा 32 या 33(a) के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो दंड का प्रावधान है। उसे कम से कम 1 वर्ष से 6 महीने की कैद, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। निरंतर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में छाता विधान क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का व्यापक अधिकार देता है।
इस अधिनियम को छाता विधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। ये केंद्र सरकार को जल, वायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय का अधिकार देता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद इस अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि वायु अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड को किस धारा के तहत निर्देश दे सकता है? तो सही उत्तर है आपका धारा 18(1)(b). वायु अधिनियम 1981 की धारा 18(1)(b) के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य होगा। यदि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के बीच कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण नीतियों में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता बनी रहे। अगला प्रश्न है आपका कि जल अधिनियम 1974 के तहत संयुक्त बोर्ड के गठन का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अध्याय 3। जल अधिनियम 1974 अध्याय 3 धारा 13 से 15 संयुक्त बोर्ड के गठन से संबंधित है। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें आपस में समझौता करके एक संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कर सकती हैं। केंद्र सरकार और 1 या 1 से अधिक राज्य सरकारें भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त बोर्ड बना सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिनियम की धारा 2(b) के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ है कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ। यह वह पदार्थ है जो इतनी सांद्रता में मौजूद हो कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। इस परिभाषा में ध्वनि प्रदूषण को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसके प्रभाव को इसमें समाहित माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर है आपका संबंधित राज्य सरकार द्वारा। जल अधिनियम 1974 की धारा 4 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के पास पर्यावरण संरक्षण के मामलों से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। बोर्ड में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो भाग 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे भाग 2 की तरफ, जहां पर आपके प्रश्न होंगे पर्यावरण जागरूकता एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित। और ये 40 प्रश्नों का आपका सेक्शन है और ये 40 नंबर का होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन A.G. टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक प्रणालियों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्ले ने 1866 में किया था। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका वर्ष 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया और इसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। भारत में वर्तमान में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पौधों और जानवरों को कितनी अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 6 अनुसूचियां। मूल अधिनियम में पौधों और जानवरों की सुरक्षा की अलग अलग डिग्री के आधार पर 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। अनुसूची 1 और 2 के भाग 2 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें अपराध के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बाद इन अनुसूचियों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की पहली अधिसूचना भारत में किस वर्ष जारी की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1994 में। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पहली EIA अधिसूचना 27 जनवरी 1994 को प्रख्यापित की थी। EI का उद्देश्य किसी भी प्रस्तावित विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों का पहले से आकलन करना है।
वर्तमान में भारत में EIA अधिसूचना 2006 विभिन्न संशोधनों के साथ लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या 4 है। हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सूडालैंड, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां अत्यधिक मात्रा में प्रजातियां विशेषकर स्थानिक पाई जाती हैं और उनके आवास को खतरा होता है। विश्व भर में नॉर्मन मायर्स द्वारा हॉटस्पॉट की अवधारणा पेश की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आप सभी इससे परिचित होंगे, वर्ष 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटारा करना है। NGT को 6 महीने के भीतर अपीलों और आवेदनों का निपटारा करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2021। यह अधिनियम अगस्त 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने 22 वर्ष पुराने पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA की जगह ली। इस आयोग का कार्य दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी और सुधार के लिए योजनाएं बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक के तहत कितने प्रदूषकों की निगरानी की जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 12। CPCB द्वारा 2009 में अधिसूचित NACS के तहत 12 प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। इसमें PM10 है, PM2.5 है, SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ओजोन O3 है, अमोनिया NH3 है, सीसा है, बेंजीन है, बेंजोएपायरीन है, आर्सेनिक और निकेल शामिल है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में केवल 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां होती हैं? तो सही उत्तर है आपका 6। AQI में 6 रंग कोडित श्रेणियां हैं। अच्छी 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400 और गंभीर 401 से 500। इसे एक संख्या एक रंग एक विवरण के सिद्धांत पर 2014 में लॉन्च किया गया था। यह आम लोगों को उनके आसपास की हवा की गुणवत्ता को आसान भाषा में समझाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 17। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। इन 17 लक्ष्यों के अंतर्गत 169 विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 14 व 15 जल और भूमि पर जीवन से संबंधित है जो सीधे पर्यावरण से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। NMCG को शुरू में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। बाद में 2016 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह एक सशक्त प्राधिकरण का दर्जा दिया गया। यह नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है आपका कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार अपशिष्ट जनरेटर को कचरे को कितने भागों में अलग करना अनिवार्य है? तो सही उत्तर है आपका 3, गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। 2016 के नियम के अनुसार कचरा उत्पन्न करने वाले को कचरे के स्रोत पर ही 3 श्रेणियों में अलग करना होता है। गीला जो बायोडिग्रेडेबल होता है, सूखा प्लास्टिक, कागज, धातु आदि, और घरेलू खतरनाक कचरा जैसे डायपर, सैनिटरी नैपकिन, मच्छर भगाने वाले रसायन आदि। इसे अलग किए गए कचरे को स्थानीय निकायों द्वारा अधिकृत कचरा बीनने वालों या एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई वस्तुओं के निर्माण, आयात और उपयोग पर कब से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सही उत्तर है आपका 1 जुलाई 2022। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है कि उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग पर
पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे और आइसक्रीम स्टिक आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ई कचरा नियम 2022 में ई कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए किस सिद्धांत को प्रमुखता से लागू किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ईपीआर। ई कचरा प्रबंधन नियम ईपीआर सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माताओं की जिम्मेदारी उनके उत्पाद के जीवन चक्र के अंत तक निपटान तक होती है। निर्माताओं को ही ई कचरे के संग्रहण और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं। नियम 2022 के तहत एक ईपीआर पोर्टल भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार मानव शरीर के अंग किस रंग के कूड़ेदान में डाले जाने चाहिए? तो सही उत्तर है आपका पीला। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के तहत रंग कोडिंग प्रणाली अपनाई गई है। पीले रंग के कूड़ेदान में मानव शरीर के अंग, पशुओं के अपशिष्ट और रक्त से सने कपड़े आदि डाले जाते हैं। लाल बिन में दूषित प्लास्टिक अपशिष्ट, सिरिंज बिना सुई के आईवी सेट डाला जाता है। पीले कचरे का निपटान भस्मीकरण या गहरे दफन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पारीय संचलन नियम 2016 के अनुसार सीमा पारीय संचलन यानी कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को अनुमति देने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। भारत खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन के लिए नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आयात निर्यात अवैध माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका सी, वर्ष 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर कानून बना। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, आपदा शमन, रोकथाम तथा प्रतिक्रिया के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके अध्यक्ष के अलावा 9 से अधिक अन्य सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि टोटल 10 संख्या होती है। एक अध्यक्ष होता है और 9 सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यह प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्धारित करता है। तो दिशा निर्देश निर्धारित करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार एनडीएमए का गठन किया जाता है। लेखपाल में धारा 3 पूछी गई थी, तो आप भी धाराएं पढ़ के जाइएगा और बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुड़ा हुआ, इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ा हुआ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है, ये तो गलत है। इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 के अनुसार राज्य स्तर पर एसडीएमए का गठन किया जाता है। राज्य का मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य कार्यकारी समिति एसडीएमए को उसके कार्यों में सहायता करती है, जिसका प्रमुख राज्य का मुख्य सचिव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है आपका स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि। वो जिला परिषद चेयरमैन भी हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त डीडीएमए का अध्यक्ष होता है। स्थानीय प्राधिकरण जैसे जिला परिषद का निर्वाचित प्रतिनिधि, इसका पदेन सह अध्यक्ष होता है। उन जिलों में जहां स्वायत्त जिले हैं वहां जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 44। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत किसी भी आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए एनडीआरएफ का गठन किया गया है। वर्तमान में एनडीआरएफ में बीएसएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ आदि जैसे अर्धसैनिक बलों से लाई गई सैनिकों से बनी बटालियन शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा मोचन बल के गठन का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राज्य स्तर पर आपदाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देना और एनडीआरएफ का पूरक बनना।
राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य में आपदाओं पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए अपना स्वयं का एसडीआरएफ स्थापित करना अनिवार्य है। एसडीआरएफ पुलिस, सशस्त्र पुलिस या होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षित करके बनाया जाता है। यह एनडीआरएफ पर निर्भरता कम करता है और प्रारंभिक प्रतिक्रिया का समय घटाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत क्षरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका वर्ष 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ओजोन घटने वाले पदार्थों सीएफसीज, सीएफसीज आदि के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यह अब तक के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? सही उत्तर है आपका बी, वर्ष 1997। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया था। हालांकि यह एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानक के मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा निर्धारित और मॉनिटर किए जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी जल अधिनियम 1974 के तहत भारत में जल निकायों, नदियों, झीलों, भूजल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सीपीसीबी ने जल के उपयोग, पीने योग्य, स्नान योग्य, कृषि आदि के आधार पर अलग अलग जल गुणवत्ता मानदंड निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एनडब्ल्यूएमपी का संचालन भी सीपीसीबी द्वारा एसपीसीबी के सहयोग से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयावधि क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, 2015 से 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को 2015 में जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया था। यह ह्योगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है और इसकी अवधि 2015 से 2030 तक है। भारत इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी जारी करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भारत ने हैदराबाद में इनक्वायसी की स्थापना की। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ITEWS का संचालन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई कितनी निर्धारित की गई है 31 दिसंबर 2022 से? तो सही उत्तर है आपका 120 माइक्रोन। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत प्लास्टिक बैग की मोटाई बढ़ाने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर 2021 से न्यूनतम मोटाई 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की गई थी। 31 दिसंबर 2022 से इसे और बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया है ताकि उसका पुनः उपयोग सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में चक्रवातों की निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने के लिए प्रमुख एजेंसी है। IMD नई दिल्ली में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो सही उत्तर है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। NGT अधिनियम 2010 की धारा 6 के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि ई कचरा नियमों में प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण ROHS का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, खतरनाक पदार्थों का प्रतिबंध। ई कचरा नियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सीसा यानी
लेड, पारा, मरकरी, कैडमियम आदि हानिकारक तत्वों का उपयोग कम से कम एक निर्धारित सीमा तक ही हो। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का योगदान अनुपात क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 75 से 25। 75:25 सही है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए ये 75% योगदान केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार को देना होता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वहां पर केंद्र सरकार का अनुदान 90% होता है और राज्य सरकार का 10%। बाढ़ के दौरान देश में जल स्तर की निगरानी और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है आपका ए, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। यह प्रमुख नदियों पर जल स्तर की निगरानी करता है और बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। इस संस्थान को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। जनसंख्या विस्फोट, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और वनों की कटाई। पर्यावरण क्षरण का अर्थ है संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी की कमी, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश और वन्य जीवों के विलुप्त होने के माध्यम से पर्यावरण का बिगड़ना। बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकीकरण और वनों की अनियंत्रित कटाई इसके सबसे प्रमुख मानवीय कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंपीय खतरे के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? सही उत्तर है आपका 4, जोन 2, 3, 4 और 5। बीच में एक इसमें बदलाव किया गया था, यानी कि छठा जोन जोड़ा गया था, लेकिन उससे भवनों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, तो इसलिए उसको हटा दिया गया और जोनों की संख्या पूर्व की तरह 4 ही रखी गई है। तो 2, 3, 4 और 5 जोन 1 नहीं है, 2 से शुरुआत होती है इसकी। जोन 5 सबसे अधिक सक्रिय और खतरे वाला क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर भारत, कश्मीर का कुछ हिस्सा। जोन 1 को हटा दिया गया और अब इसे जोन 2 में मिला दिया गया है, जो सबसे कम खतरे वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की किस धारा के तहत राज्य बोर्ड को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार है? तो सही उत्तर है आपका धारा 19। वायु अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों में अनुमोदित ईंधन के अलावा अन्य ईंधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू की जाने वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कितने चरण होते हैं? तो सही उत्तर है आपका 4। ग्रैप इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए एक आपातकालीन योजना है, जिसके 4 चरण होते हैं। चरण 1 में खराब 201 से 300, चरण 2 में बहुत खराब 301 से 400, चरण 3 में गंभीर 401 से 450 और चरण 4 गंभीर प्लस 450 से अधिक। प्रत्येक चरण के सक्रिय होने पर निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री बैन जैसे कड़े कदम उठाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इको सेंसिटिव जोन किस उद्देश्य से घोषित किए जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए। ESZ संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का एक बफर जोन होता है। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों पर मानवीय गतिविधियों और औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सीवेज से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी भी जल निकासी प्रणाली से निकलने वाला बहिस्राव जिसमें घरेलू या नगर पालिका का अपशिष्ट शामिल हो। जल अधिनियम की धारा 2G के अनुसार सीवेज बहिस्राव का अर्थ खुले या बंद सीवर या अन्य नालियों से निकलने वाला बहिस्राव है। इसमें मुख्य रूप से घरेलू सीवेज, घरों और कॉलोनियों का कचरा और नगर पालिका सीवेज शामिल होता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को
ट्रेड एफ्लुएंट व्यापारिक बहिस्राव कहा जाता है। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा। मैं आपको आपके एग्जाम से पहले 4 मॉक टेस्ट और करवाऊंगा 50 क्वेश्चन के, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा आपके लिए यूपीजी के कंप्यूटर हम निरंतर करवा रहे हैं। जितने भी मैंने 35 में 35 की तैयारी वाले मॉक टेस्ट करा रखे हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उनको देखिए, समझिए और पढ़िए, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए थे और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। बहुत मजेदार वो कंटेंट है, एक बार आप उसको जरूर देखिए। और जो मैं लोअर पीसीएस का मॉक टेस्ट कराता हूं उसमें भी कंप्यूटर और यूपीजीके के प्रश्न होते हैं, तो मौका निकाल कर उसे भी अटेंड कर लिया करिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा आज का वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या आपके नोट्स की और वन लाइनर्स की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको बहुत ही विधिवत नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। और आज की ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, बचे हुए 4 मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।